हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हम लोग रिवीजन क्लासेस की छठी क्लास हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन क्लासेस की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब पर। वहाँ पे जाकर आप लोग सर्च करके सारे के सारे जो पिछले रिवीजन क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं। 5 क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और रिवीजन क्लासेस जो होती हैं इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसका जो पैटर्न चलता है, इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होता है और हर क्वेश्चन के बाद में मैं 2-4-10 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोगों से आंसर जानने के लिए। उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर या तो कमेंट करना होता है या तो कहीं पे नोट डाउन करना होता है और वीडियो के एंड में आप लोगों को बताना होता है कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही हुए। ठीक है ना, तो प्रॉपरली पूरी तरीके से प्योरली ये रिवीजन क्लास है जिससे चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए और कितनी चीज़ें रिवाइज हैं, कितनी नहीं रिवाइज हैं, कितना याद है आपको, कितना नहीं याद है, इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए क्लासेस हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो लगातार ये क्लासेस आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। और पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमेटी फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? ये क्वेश्चन अच्छा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में प्रतिभूति बाजार में ESG से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक ना, इस पर्टिकुलर जो ये समिति है, ये जो कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, इसका हेड कौन है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, और ये कमेटी करेगी क्या ये भी इस क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर, इससे रिलेटेड जो मैटर्स होगा उस पर काम करेगी, उसके बारे में अपने रिकमेंडेशन, उसके बारे में अपने सुझाव सेबी को देगी। तो इस कमेटी का हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों का टाइम है 2-4 सेकंड, आप लोग अपना करो, इसका कमेंट करो या नोट डाउन करो, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर बताना होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर दे लिया होगा, बता दिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। नवनीत मुनोट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नवनीत मुनोट जो है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है नवनीत मुनोट जी जो हैं वो HDFC म्यूचुअल फंड के CEO हैं, इसके CEO हैं। ठीक है ना, और इस कमेटी में टोटल 99 लोग रहेंगे। इसमें से कि 4 लोग जो है सेबी से ही हैं, 4 लोग जो हैं वो सेबी से ही हैं। ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। ठीक है ना, और कमेटी का काम आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को जानना। रिवीजन क्लासेस हैं तो रिवीजन की तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसमें हमको घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने जो पेड कोर्सेज हैं वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। PDF कोर्सेज में इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो वहाँ से आपने कितनी चीज़ें याद की हुई हैं, कितना वहाँ से समझी, उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन की तरीके से ये क्लासेस चलती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI रिसेंट डाटा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज रिकॉर्डेड हाउ मच ट्रांजेक्शंस ऑफ वर्थ ₹9.8 ट्रिलियन इन अप्रैल 2022। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के हालिया आंकड़ों के अनुसार UPI ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए के कितने लेन देन दर्ज किए। इसमें से आप इस पे ये पूछा गया कि कितने लेन देन में, यानी कि कितने ट्रांजेक्शन्स में 9.83 बिलियन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ। ये मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पूछा गया है, ये वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन अप्रैल 2022 का, ये दोनों चीज़ें याद रखना। हालांकि ये हर महीने का डाटा आता रहता है, ठीक है लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो भी लेटेस्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पूछा जा सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि अप्रैल 2022 का है। अच्छा, अभी बीच में एक अफवाह उड़ी थी कि UPI ट्रांजेक्शन्स पर पैसे लगाने जा रही है गवर्नमेंट, चार्जेस लगाने जा रही है, लेकिन अभी कल ही इसका क्लेरिफिकेशन आया है कि अभी इस साल कोई चार्ज वार्ज नहीं लगने वाला है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग पता करते हुए चलो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 5.58 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के थ्रू 9.83 ट्रिलियन रुपए के ट्रांजेक्शन्स किए गए, इतने रुपए के लेन देन किए गए। और ये बात हो रही है अप्रैल 2022 की। ठीक, तो बस इतना ही हमको याद रखना है। और इसमें कुछ और डाटा भी रिलीज़ किया गया था। ठीक है, कुछ और डाटा भी रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर उसको नहीं पढ़ेंगे। PDF में ऑलरेडी दिया हुआ है और वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो वहाँ से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बस रिवीजन क्लासेस है तो रिवीजन के तरीके से ही मैंने बोला करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के पीडीएफ में क्या क्या था, इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ था रेगुलर क्लासेस में, तो क्या क्या चीज़ें बताई गई थी वो आपको इस समय रिकॉल होना चाहिए, याद आना चाहिए ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ द एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड 4 अदर बैंक्स। ठीक है ना। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताओ जिसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और 4 बैंकों के साथ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है, आप लोगों के ऑप्शन सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर देने की कोशिश करो। तब तक क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट में कर देता हूँ। ठीक ना। अभी किसी मतलब एक यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है सेकंड फेज इसका एमएसएमई का, उनका नाम बताना है। और ये जो एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, इसका सेकंड फेज जो ये लॉन्च किया गया है, ये एनपीसीआई और 4 दूसरी और बैंकों के साथ में मिलकर लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन सी 4 बैंकें हैं, या फिर इन ऑप्शन में दे दिया जाएगा चार बैंकों का या 5 बैंकों का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी बैंक नहीं है। ठीक ना। तो नहीं है ये जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सी बैंक हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कभी तक आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे इसका आंसर होगा, नारायण राणे। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मिनिस्टर ऑफ, नहीं ये छोड़ो, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं। और अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टेस्टिंग सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स का आयोजन किया गया। और इस दौरान एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ नारायण राणे जी ने एनपीसीआई और 4 दूसरी और बैंकों के साथ में मिलकर एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का सेकंड फेज लॉन्च किया। ठीक ना, सेकंड फेज लॉन्च किया। ये भी याद रखना ये सेकंड फेज है। ठीक ना, ये भी याद रखना ये सेकंड फेज है। ठीक है। और 4 बैंकें और कौन कौन सी, इनका भी नाम हम लोगों को जान लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और लास्ट में जो हो जाएगा एसबीएम बैंक इंडिया। ठीक है, एसबीएम बैंक इंडिया जो है, ये 4 बैंकें हो जाएंगी, इनके नाम भी आप लोग याद रखना। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायण तातू राणे। नेक्स्ट, ए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन नेम्ड इंस्पायर हर enabling and empowered future has recently launched by which insurance company। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी द्वारा इंस्पायर इनेबलिंग एंड एम्पावर्ड फ्यूचर नामक एक वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना, इंस्पायर हर जो लिखा हुआ है HER जो है आर की जगह पे रुपीस का सिंबल बना हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इंस्पायर इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इनेबलिंग एंड एम्पावर्ड फ्यूचर नाम से एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है। बेसिकली एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है, यानी कि वित्तीय साक्षरता अभियान है, जो कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये भारतीय लाइफ एक्सा इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और इसका भी आंसर मैंने इंस्टेंट बताया, लेकिन जब तक मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहा था तब तक आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसी तरीके से दिया करो, ईमानदारी से क्विज वगैरह को अटेम्प्ट करो, रिवीजन क्लासेस को करो, क्योंकि अल्टीमेटली गलत आंसर यहाँ मतलब झूठ का कमेंट करके बता ही दिए आप कि 10 आउट ऑफ 10 आपके आ गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने बताओ, नहीं आ रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। भी चीज़ें हैं हमारे पास में, टाइम है हमारे पास में, उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो ये कैंपेन का नाम आप लोग याद रखना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। क्यों लॉन्च किया गया है, तो देखो इंस्पायर हर है, तो कम से कम अगर हर है तो इसका मतलब कि लेडीज़ के लिए या महिलाओं के लिए ही होगा ये। ठीक है ना, यहाँ से ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो महिलाओं के बीच में फिनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए और सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर के लिए अपना खुद का डिसीजन लें, अपना खुद का फिनेंशियल डिसीजन ले सकें वो, इसके लिए उनको मोटिवेटेड करने के लिए, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इसके लिए उनको इनकरेज करने के लिए ये फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक ना। इंटरनेशनल मदर्स डे के अवसर पर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल मदर्स डे। और इंटरनेशनल मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो 8 मई 2022 को इंटरनेशनल मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है,
तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। हेडक्वार्टर वगैरह यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ लेना है। रेगुलर क्लासेस में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में फिलहाल इसका हेडक्वार्टर होगा। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। सेबी हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एज एन accreditation agency for a term of 3 years with effect from 10th of May 2022। सेबी ने हाल ही में 10 मई 2022 से इस संगठन को 3 साल की अवधि के लिए एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है, यानी कि एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है सेबी के द्वारा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पहले आप आंसर दोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 आंसर दो इसके आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021, ठीक है। अगस्त 2021 में सेबी ने एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स फ्रेमवर्क जारी किया हुआ था और एक्रीडिटेशन एजेंसी डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, स्टेटस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, इन सब कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये जो एक्रीडिटेशन एजेंसीज होती हैं ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, स्टेटस वेरिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, इन सब कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। बस इतना ही जानो यार, यहाँ पर इस एजेंसी के बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे। और NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड से पहले सेबी ने BSC एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, CSDL वेंचर्स लिमिटेड, इन दोनों को 1 फरवरी 2022 से अगले 3 सालों के लिए एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ था। मतलब कि NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट पहली कंपनी नहीं है, ये तीसरी कंपनी है जिसको कि सेबी के द्वारा एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इससे पहले कौन सी 2 और कंपनियां हैं? तो BSC एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड और CSDL वेंचर्स लिमिटेड, इन दिनों को 1 फरवरी 2022, ठीक है ना, 1 फरवरी 2022 से अगले 3 सालों के लिए जो है इनको मतलब ये दिया गया, इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। बात सेबी की हो रही है तो हेडक्वार्टर वगैरह पता होगा, और नहीं भी पता है तो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। PDF और वीडियोज़ में अगली मतलब कई जगह इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently launched a special deposit scheme for senior citizens and super senior citizens named रेपको सुभिक्षम, ठीक है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेपको सुभिक्षम नामक एक विशेष जमा योजना किसने शुरू की? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। अजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये अजय कुमार मिश्रा जी कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है। अजय कुमार मिश्रा ये वही हैं टेनी जिनका अभी उन्नाव में या कन्नौज में कहीं पर किसानों में के ऊपर इनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी ना, तो बड़ा केस चल रहा है, बड़ा हंगामा हो गया था, ठीक है। फिलहाल वो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी और चीज़ों को हम लोग जानते हैं। यहाँ पर बात हुई है रेपको सुभिक्षम, तो रेपको क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रेपको जो है ये एक बैंक है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। रेपको जो है ये एक बैंक है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका और म्यांमार से प्रत्यावर्तित लोगों का रिहेबिलिटेशन करना होता है, यानी कि पुनर्वास करना होता है, ठीक है। और रेपको सुभिक्षम इसी बैंक की एक डिपॉजिट स्कीम है। ये जो रेपको सुभिक्षम है ये इसी बैंक की एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन्स यानी कि 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। और अजय कुमार मिश्रा जी ने अभी हाल ही में इसी स्कीम को लॉन्च किया। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी लॉन्च की गई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में इसमें कुछ और चीज़ें भी इस टाइम पर लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इस स्कीम पे पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिकली ये स्कीम है। सीनियर सिटीजन्स को इस पे अगर हम लोग बात करें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन को इस पे जो है 7.15% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन को इस पे 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 15 महीने 15th मंथ
15 महीने के लिए स्कीम होगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई रेपको सुभिक्षम के बारे में। और इस दौरान और क्या क्या चीज़ें लॉन्च की गई थी अजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा, वो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं रेपको महिला समृद्धि स्कीम। ये जो रेपको के आगे सुभिक्षम है, इसी सुभिक्षम के आगे महिला समृद्धि स्कीम लग जाएगी। रेपको महिला समृद्धि स्कीम, ये स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SGH, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। इसके तहत 3 लाख रुपए तक की हाउस होल्ड इनकम वाली महिलाओं को 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 50K से लेकर 2.5 लाख रुपीस तक का कोलेटरल फ्री जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और अजय कुमार मिश्रा जी ने रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का मोबाइल ऐप भी अजय मिश्रा जी के द्वारा इसी दौरान लॉन्च किया गया। और रिपाट्रिएट यूथ डेवलपमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई मिनिस्टर जी के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा। और ये इसी बैंक की ही स्कीम है। म्यांमार और श्रीलंका के 1 लाख प्रतिस्थापित लोगों की फैमिली के लिए ये स्कीम है। 18 से 35, ठीक ना, 18 से 35 साल के लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उनको 25,000 रुपये 25,000, ठीक ना, उनको 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिल सकता है, ठीक। तो ये कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को जानना था। थोड़ा सा लेंदी खींच दिया मैंने, कंप्लीट क्वेश्चन ही करा दिया, ठीक है। मुझे लगा कि करा देना चाहिए, हालांकि रिवीजन क्लासेस में इतना ज़्यादा डीप में जाते नहीं, चीज़ों को मतलब जल्दी जल्दी करना होता है हमको, ठीक है। रिवीजन क्लासेस का मतलब जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं उसको आप रिवाइज करो और PDF में जाके अलग से और वीडियोज़ में जाके अलग से इन सारी चीज़ों को फिर से पढ़ लो। और रेपको बैंक की बात हुई है तो ये 19 नवंबर 1969, ठीक ना, 19 नवंबर 1969 को जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू क्रॉस border export import transactions to corporates and MSME, which bank has recently launched an online platform TradeNext, ठीक ना। कॉरपोरेट्स और MSMEs को सीमा पार आयात निर्यात प्रदान करने के लिए देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म TradeNext लॉन्च किया हुआ है, ठीक ना। TradeNext प्लेटफॉर्म किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये इस पर पूछा गया है और इसका काम क्या होगा। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए कॉरपोरेट्स और MSMEs के लिए, कॉरपोरेट्स और MSMEs के द्वारा क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को आसान बनाने के लिए करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म TradeX लॉन्च किया गया है। कौन सी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और अब तक आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बैंक का नाम और प्लेटफॉर्म, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, LRS, इन सब की सुविधा आसानी से प्राप्त की जा सकेगी, ठीक है। और कुछ टाइम पहले अभी UBI ने अपना पहला पब्लिक सेक्टर, मतलब UBI कुछ टाइम पहले पहला पब्लिक सेक्टर बना जो कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अकाउंट एग्रीगेटर लाइव सिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो UBI है। अभी अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है ये नहीं बताएंगे, ये अभी जुलाई अगस्त वाला जब हम लोग क्लासेस कर रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये बार बार चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, इनकी हेडक्वार्टर, इनका टैगलाइन, इनके MD एंड CEO, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक ना, ये सब चीज़ें इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए आप लोग चला करो। नेक्स्ट, हाउ मच एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक टू मॉरिशस फॉर ऑनगोइंग मेट्रो एक्सप्रेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एग्जिम बैंक द्वारा मॉरिशस को चल रही मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की जाएगी ये इस पर पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट का है तो डाटा है और कितना अमाउंट दिया जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी USD 190 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी USD 190 मिलियन जो है इसका आंसर हो जाएगा। एग्जिम बैंक और SBM मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ था, हाल ही में मतलब मई में एक MOU साइन किया हुआ था, जिससे कि मॉरिशस में चल रही मेट्रो एक्सप्रेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एडिशनल 190 मिलियन USD की LOC प्रोवाइड की जा सके। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मॉरिशस को ऑलरेडी 500 मिलियन USD, ठीक ना, ऑलरेडी 500 मिलियन USD की LOC दी जा चुकी है और ये जो 190 मिलियन की USD अतिरिक्त है, ये एडिशनल LOC दी जा रही है, ठीक ना।
ठीक है। बाकी इस एमओयूज़ की अपनी कुछ शर्तें वर्तें भी हैं, वो हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ था, पीडीएफ में पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पर इतना इंडेप्थ में नहीं जाएंगे। एग्जिम बैंक हेडक्वार्टर और एग्जिम बैंक एमडी आप लोग रिकॉल यहीं पर करोगे इसी टाइम पर। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट हिंदी एट यूएन। बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का योगदान दिया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूएसडी 8 लाख, 8 लाख यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 लाख यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है, और इसी के तहत में भारत सरकार ने 2018 में यूनियन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ में मिलकर हिंदी एट यूएन, मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, हालांकि ये सब पता होगा आपको, हिंदी एट यूएन नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, और उसी प्रोजेक्ट के लिए यूएन में इंडिया के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा जी ने 8 लाख यूएसडी का चेक हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट के लिए मीता पोसाली जी को दिया हुआ है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी डायरेक्टर एंड ऑफिसर इंचार्ज न्यूज़ एंड मीडिया डिवीज़न है। कौन? मीता पोसाली। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, 8 लाख यूएसडी जो है दिया गया है भारत सरकार के द्वारा यूनाइटेड नेशंस को, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को प्रमोट किया जा सके। हिंदी एट यूएन नाम का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ ए परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और आधार नंबर मैंडेटरी फॉर द डिपॉजिट और विड्रॉल्स ऑफ ₹20 lakhs और मोर इन ए फिस्कल ईयर। द न्यू रूल्स विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट। ठीक ना, भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की जमा या निकासी के लिए एक स्थायी खाता, पैन या आधार संख्या की आवश्यकता अनिवार्य कर दी है। इस नए नियम को किस तारीख से प्रभावी होंगे, ये पूछा गया। ये नया नियम किस तारीख से प्रभावी होगा, ये पूछा गया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप लोग एक बार देने की कोशिश करो। तब तक क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन में इस डेट का, इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, ये पूछा गया है। और इन्फॉर्मेशन जो दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपए या इससे अधिक के ट्रांजेक्शन्स एक फिस्कल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए या इससे अधिक के ट्रांजेक्शन्स के लिए डिपॉजिट या विड्रॉल्स के लिए पैन नंबर या आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर दूसरे तरीके से भी की जाती थी, 20 लाख वाला अमाउंट पूछ लेता, ये पूछ लेता कि भारत सरकार ने भी हाल ही में कितने रुपए के ट्रांजेक्शन्स, कितने अमाउंट के ट्रांजेक्शन या उससे ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स के लिए एक फिस्कल ईयर में पैन या आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया। इस तरीके से भी इसकी फ्रेमिंग हो सकती थी। ठीक है, तो 20 लाख रुपए या इससे अधिक, 20 लाख रुपीज़ आर मोर, ये आप लोग याद रखना। और इसकी डेट क्या है, कब से ये इफेक्टिव हो जाएगी या हो गई, तो ये 26 मई 2022, ऑप्शन नंबर बी। 26 मई 2022 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, किसी भी व्यक्ति के अकाउंट या फिर एक अकाउंट, किसी भी व्यक्ति के एक अकाउंट, ध्यान रखना, हाँ सुनो इसको ध्यान से थोड़ा सा, किसी भी व्यक्ति का एक अकाउंट हो या फिर एक से अधिक अकाउंट के माध्यम से, जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है या फिर मेरा बड़ौदा में अकाउंट है, पीएनबी में अकाउंट है, कई सारे अकाउंट मेरा पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। ठीक ना, इस तरीके से ये इसमें कहा गया कि एक अकाउंट या फिर एक से अधिक अकाउंट के माध्यम से किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा 20 लाख रुपए या इससे अधिक के अमाउंट का कैश डिपॉजिट करने या विड्रॉ करने के लिए पैन कार्ड या फिर आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 10 मई 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के द्वारा इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और ये जो नया रूल है ये 26 मई 2022 से प्रभावी हो गया है, इफेक्टिव हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में करेंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने के लिए भी पैन या आधार की आवश्यकता होगी। ठीक ना, पर डे 50,000 रुपीज़ या इससे अधिक का कैश डिपॉजिट होने पर पैन की आवश्यकता होती है। ये नियम तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ 20 लाख रुपए की पूरे एक फाइनेंशियल ईयर
के लिए लिमिट भी लगा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लेना। ये मई का मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मई वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है, देख लेना से। तो मतलब वहाँ पे भी जाके आप लोग इसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग वाइंड अप करेंगे और छठी क्लास थी आज ये रिवीजन की। आने वाले टाइम पर हम लोग इससे आगे की और भी क्लासेस डिस्कस करेंगे। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों को रिवाइज करा दिया जाए, ठीक है ना। बाकी रेगुलर क्लासेस जो जैसे चल रही हैं वो चलती रहेंगी। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।